हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्म पर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे अगर कोई क्यूबिक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग फैक्टराइज तो कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसका लीडिंग कोफिशिएंट। ये बताया था ना कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री डिटरमाइनिंग आपका टर्म है जो तो सबसे x का जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर वाला जो टर्म है इसके कोफिशिएंट को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, इस तरह से है ना। और ये भी बताया था कि जैसा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए लिखा था a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, क्यूबिक को ऐसे लिख रहे हैं। 4 डिग्री का होगा तो भी लिख पाएंगे a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा, इस तरह से। कहने का मतलब आप किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हमेशा फैक्टराइज करके लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस उसका रूट 1 देन x माइनस सेकंड रूट x माइनस थर्ड रूट एंड सो ऑन, इस तरह से ना। एंड जितने डिग्री का ये पॉलिनोमियल होगा उतने फैक्टर्स आपको मिलेंगे। 2 डिग्री का तो 2 ही फैक्टर्स थे, 3 डिग्री का है तो 3 फैक्टर्स होंगे, 4 डिग्री का होगा तो 4 फैक्टर्स हो जाएंगे, n डिग्री का होगा तो n फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये वाली बात हम लोगों ने पिछले टर्म पे डिस्कस कर ली थी। अब बात ये थी कि यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो ऐसे 2 ही फैक्टर्स थे a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला होता है। बट क्यूबिक में या अगर 4 डिग्री का इक्वेशन है, 5 हायर डिग्री इक्वेशन अगर है, 2 डिग्री से बड़ा इक्वेशन है, तो फिर ऐसे केसेस में रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है। तो अब हम ऐसे केसेस में यहाँ पर रूट कैसे फाइंड करें, तो हम लोग एक एक्सप्रेशन लेकर के चल रहे थे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है। अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड याद भी रखेंगे, क्योंकि सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स कहीं पर भी ना, एंड इस तरह के क्वेश्चन जेई में भी आपको कहीं ना कहीं पर मिलेंगे। अगर हमको कहीं पर भी 2 डिग्री से बड़ा एक्सप्रेशन, क्यूबिक हो बाई क्वाड्रेटिक हो, इस तरह से 2 डिग्री से बड़ा एक्सप्रेशन अगर हमको फैक्टराइज करना है, तो क्योंकि इसका रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, तो हम इसका रूट फाइंड करेंगे बाय हिट एंड ट्रायल से। इसके अलावा और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। क्वाड्रेटिक से अगर बड़ा एक्सप्रेशन है, बड़ा का मतलब उसका डिग्री अगर ज्यादा है ना, जैसे क्यूबिक एक्सप्रेशन हो 4 डिग्री का हो 5 डिग्री का हो, तो ऐसे केस में अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हमको रूट्स चाहिए। रूट्स के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला या मेथड है नहीं, तो रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो हिट एंड ट्रायल से। तो बात ये होती है कि हिट एंड ट्रायल में भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, हम कौन कौन सी वैल्यू है कहाँ तक वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे। तो क्या किया गया है कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएगा, इवन आप जेईई में भी देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको हिट एंड ट्रायल से रूट फाइंड करने की अगर जरूरत हमको पड़ी है ना। आईटीजे में अभी तक आप स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें हमको हिट एंड ट्रायल से अगर हिट एंड ट्रायल अगर लगाने की वहां पे जरूरत पड़ी है, तो उसके जो भी रूट्स आपको मिलेंगे उसमें से एक रूट कम से कम आपको -4 से +4 के बीच का इंटीजर। कहने का मतलब जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, जो क्वेश्चन जेईई में भी आए हुए हैं इस तरीके के, वो क्वेश्चन इस तरीके से ही बनाए जाते हैं हमेशा। क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक तो बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, हम कहाँ तक कौन सी वैल्यूज पुट करके देखेंगे। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमको हिट एंड ट्रायल लगाने की जरूरत होगी, वहां पर हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही बनाया ही जाता है कि हमको -4 से +4 के बीच का कोई ना कोई इंटीजर एज वन ऑफ द रूट्स, मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे रूट्स ये हो जाएंगे इसी पे आएंगे, एज वन ऑफ द रूट्स आपको इसके बीच का इंटीजर जरूर मिलेगा। कहने का मतलब एंड -4 +4 भी आप देखेंगे बहुत एक्सट्रीम किसी क्वेश्चन में आपको जाने की जरूरत पड़ती है, -3 से +3 के बीच में आपको 99% क्वेश्चन में आपको रूट्स मिल जाएंगे। जैसे
एक बार इसको प्रोसीड करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले 0 पुट करके देखा, क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो 0 इसका रूट नहीं हो सकता। अब 1 पुट करके देखते हैं, क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? जैसे हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 6 - 5 + 11 + 6 - 6 0 हो गया। 0 हो गया तो इसका मतलब x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर x - 1 इसका एक फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही है ना कि अगर x = अल्फा पुट करने पर कोई पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा तो x - अल्फा उसका फैक्टर होगा। तो हमने देखा कि x = 1 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो इसका मतलब x - 1 इसका वन ऑफ द फैक्टर्स हो गया। चलिए बात करें अब, क्योंकि हमको पता है कि भाई क्यूबिक में ऐसे 3 लीनियर फैक्टर बनने चाहिए, एक फैक्टर तो हमको हिडन ट्रायल से मिल गया, ठीक। अब बाकी दोनों फैक्टर्स ऐसा हो सकता है कि इसके बीच में हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इरेशनल टाइप की वैल्यूज हो, हो सकता है बाकी की दो आपको नॉन रियल वैल्यूज हो। तो बाकी दोनों के लिए फिर आपको हिडन ट्रायल पर जाने की जरूरत नहीं है, वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। कैसे? दो तरीके हैं। एक फैक्टर हमको मिल गया, एक फैक्टर मिल गया, कितने फैक्टर बच गए अभी और हमको जानना है ना, कितने भी हमको और चाहिए फैक्टर, तो हमको 2 लीनियर फैक्टर और चाहिए, ठीक। तो 2 लीनियर फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि बेसिकली हमको एक, भाई इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक है ना मिलेगा हमको। तो बेसिकली हमको एक क्वाड्रेटिक जैसा एक्सप्रेशन चाहिए अभी और फिर ये क्वाड्रेटिक हम फर्दर फैक्टराइज करना जानते हैं, इसके लिए तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमको पता है। पहली बात क्लियर होनी चाहिए। एक रूट हमको मिल गया हिडन ट्रायल से, एक रूट मिल गया तो एक फैक्टर मिल गया, इधर क्यूबिक है, एक लीनियर फैक्टर मिल गया, तो बाकी जो बचा वो ऑब्वियसली कैसा होना चाहिए? क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला ही लीनियर से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूबिक बनाएगा, ठीक। तो अब अगर हमको ये वाला फैक्टर चाहिए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका तो ये हो गया कि अगर आप कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू x - 1 इनटू दिस, तो आप कह सकते हैं कि x³ - 6x² + 11x - 6 डिवाइडेड बाय x - 1, x - 1 से डिवाइड कर लीजिए, इक्वल्स टू ax² + bx + c। कहने का मतलब अब इस एक्सप्रेशन को x - 1 से कर दिया जाए डिवाइड, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक हमको मिलेगा डिवाइड करने पर वो हमको ये दूसरा वाला फैक्टर दे देगा। एक बार हमको ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल गया, फिर इसको फर्दर कैसे फैक्टराइज करना हमको पता है ना, इसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, अल्फा बीटा इसको लिख देंगे a टाइम्स x - अल्फा x - बीटा, तो वो फैक्टराइज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमको एक रूट तो पहले देख लेना होगा, क्यूबिक है या क्यूबिक से अगर बड़ा डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है, आप एक रूट फाइंड कर लीजिए हिडन ट्रायल से, बाकी का जो आपका रिमेनिंग फैक्टर होगा वो आपको कैसे मिल जाएगा? तो अब इसको इस वाले फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग डिवीजन समझते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा पहले 9 10 में सारी चीजें पढ़ी है कि किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, तो इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो हमको ये मिल जाएगा। बट इसके अलावा एक और तरीका भी है जिससे हम ये क्वाड्रेटिक फाइंड कर सकते हैं, एंड हम हमेशा यही सेकंड मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये आसान है ना, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस सीधे सीधे हमको ऑब्जर्व करके लिख देना है। अब हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, है ना। ये क्यूबिक है, ये लीनियर है, तो हमको पता है कि रिमेनिंग का फैक्टर कैसा आना चाहिए? क्वाड्रेटिक आना चाहिए। क्वाड्रेटिक में एक x² का टर्म होगा, एक x का टर्म होगा और कुछ एक कांस्टेंट टर्म होगा, है ना। यही तीन टर्म होगा, एक x² का टर्म, एक x का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो अगर जब आप कहते हैं कि भाई दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तो ऑब्वियसली इसको अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करके ओपन कर दें तो इसके बराबर आना चाहिए। भाई अगर हम x - 1 को इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से पूरा मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो इक्वल टू दिस दिखना चाहिए ना, मतलब LHS RHS का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, ठीक। तो अब ये सोचिए, हम आपसे बोले कि यहाँ पर RHS में x³ कैसे कैसे बनेगा, मतलब कौन सा टर्म किसके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x³ का टर्म देगा, तो ये x इधर के x² से मल्टीप्लाई होगा तो ही x³ बनाएगा, और कोई टर्म के मल्टीप्लाई होकर के x³ का टर्म बनेगा नहीं, है ना। तो ये जो x वाला टर्म है ये इसी x² से मल्टीप्लाई होगा तो x³ बनाएगा, ठीक है। x³ का कोएफिशिएंट है कितना? 1, ठीक।
ये तो हमको मिल गया। अभी हमको x स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, x का कोफिशिएंट फाइंड करना है, जो कांस्टेंट टर्म है भी ये हमको फाइंड करना है। ये तीन चीज हमको चाहिए। तो हम आपसे पूछें कि x कितने टाइम्स x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो कि 1x क्यूब बने। x क्यूब का टर्म एक ही तरीके से मिलेगा जब इधर का x इधर के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लें कि x जब इससे मल्टीप्लाई हो तो x क्यूब का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हमको 1 लेना चाहिए, क्योंकि ये x 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तभी 1x क्यूब बनाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 ले लिया, तब तो x अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बना देगा, बट हमको तो यहाँ पे 1x क्यूब चाहिए। आई थिंक ये वाली बात क्लियर होगी है ना। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको लेना चाहिए 1, तभी ये x इस 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और 1x क्यूब बनाएगा। अब इसके बाद आते हैं x। तो अब क्या हुआ, x क्यूब तो हमको मिल गया, एक टर्म हमारा मिल गया हमको। अब आते हैं अगले टर्म पे, दैट इज x स्क्वायर का टर्म। तो x स्क्वायर कैसे कैसे बनेगा, जब इधर का x इधर के x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनाएगा, और इधर का x स्क्वायर इधर के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनाएगा। देख लीजिएगा x स्क्वायर कैसे कैसे मिलेगा, इधर का x इधर के x के साथ और इधर का कांस्टेंट टर्म इधर के x स्क्वायर के साथ। ठीक, हमको कितना x स्क्वायर चाहिए, -6x स्क्वायर। ठीक, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कि कितना x स्क्वायर बना रहा है, -1x स्क्वायर। ठीक, तो अभी इधर कितना बन रहा है, -1, क्योंकि ये तो अभी हमको पता नहीं है ना, तो इसको अभी नहीं देख रहे हैं। इधर बन रहा है -1 और चाहिए हमको -6। तो -1 से -6 तक जाने के लिए आपको क्या और करना होगा, मतलब हम आपसे पूछें कि -1 में आप कितना जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपको -6 मिल जाए। तो आप कहेंगे भाई -1 में हम -5 और करेंगे तब हमको -6 मिलेगा। तो -1 में आपको और कितना करना है, -5। तो अगले टर्म का कोफिशिएंट आप लेंगे -5, x का कोफिशिएंट हो गया -5। देखिए ये बना -1x स्क्वायर और ये -5x इस x के साथ बन जाएगा -5x स्क्वायर। तो -5x स्क्वायर -x स्क्वायर तो बन गया -6x स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक, एक बार फिर से x स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई है ना, x क्यूब वाला टर्म क्लियर हो गया पहले। अब आते हैं अगले टर्म पे, हमको देखना है कि x स्क्वायर कैसे बन रहा है। तो x स्क्वायर कैसे कैसे बनेगा, कांस्टेंट टर्म x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x का टर्म x से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो बना दिया -1x स्क्वायर, लेकिन चाहिए कितना, -6। तो -1 से -6 तक अगर पहुंचना है तो क्या करना होगा, -5 और करना होगा। तो अगले टर्म में कोफिशिएंट ले लीजिए -5। ठीक, अब इसके बाद x का टर्म आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली एडजस्ट का मतलब इसको भी बताते हैं, देखते हैं इसको लास्ट में। अब सीधे आप देखिए कांस्टेंट टर्म -6। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट टर्म कैसे कैसे मिलेगा, जब इधर का कांस्टेंट टर्म इधर के कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तभी कांस्टेंट टर्म बनेगा, क्योंकि और कोई टर्म तो मल्टीप्लाई होकर के कांस्टेंट टर्म आपको देगा नहीं। तो -1 किससे मल्टीप्लाई हो तो -6 बने, -1 किससे मल्टीप्लाई हो कि -6 आ जाए। तो -1 मल्टीप्लाई होना चाहिए +6 से, तब जाकर के ये हमको -6 से। क्लियर हुआ? कांस्टेंट टर्म कैसे मिलेगा, जब कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये हमको फाइंड करना था। तो हमने सोचा कि भाई -1 किससे मल्टीप्लाई हो कि ओवरऑल -6 बना दे। तो -1 +6 से मल्टीप्लाई होगा तब -6 बनेगा। ठीक, अब मैं बोला कि x वाला टर्म आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है ना। अब x कैसे कैसे बनेगा, इधर का x इधर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और इधर का x इधर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। देखिए क्या -11 बन गया है, x into +6 +6x and -5x -1 +5x, तो +5x +6x +11x। तो जैसे ही हम x क्यूब का टर्म x स्क्वायर का टर्म एंड कांस्टेंट टर्म को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको यहाँ पे x स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा, और x हमको देखने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x क्यूब
माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का जो फैक्टराइजेशन है वो हो गया x माइनस 1 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6। अब इस क्वाड्रेटिक के साथ आगे क्या करना है वो हमको पता है। अगर हम बाय ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो हमको स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता है, बहुत सारे क्वेश्चन सब हम लोग कर चुके हैं, हमको क्लियर होना चाहिए, है ना। इस केस में आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ। क्लियर हो गया? तो आई थिंक क्यूबिक का फैक्टराइजेशन एक बार इतना पार्ट एक बार फिर से नहीं होगा तो सुन लेंगे स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक, ये बात क्लियर होनी चाहिए। एंड जैसे हम लोग क्यूबिक के लिए कर रहे हैं, अगर क्यूबिक से बड़ा पॉलिनोमियल होगा तो भी हम वैसे ही चलेंगे। हिट एंड ट्रायल से एक रूट हमेशा ध्यान रखेंगे, हिट एंड ट्रायल में भी एक लिमिट है हमेशा, -4 से +4 के बीच का कोई ना कोई इंटीजर एज वन ऑफ द रूट्स। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा सारे रूट्स उसी में आएंगे, बट कम से कम एक रूट आपको उस इंटरवल में हिट एंड ट्रायल से जरूर मिलेगा, जिन भी क्वेश्चंस में आपको हिट एंड ट्रायल लगाने की जरूरत होगी। -4 से +4 के बीच का केवल इंटीजर ही आपको चेक करना है, मतलब 0 प्लस -1 पुट करके देख लीजिए, फिर +-2 पुट करके देख लीजिए, +-3 पुट करके देख लीजिए, +-4 पुट करके देख लीजिए। इससे ज्यादा की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। +4 से -4 के बीच का इंटीजर एज वन ऑफ द रूट्स आपको जरूर से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद वेवी कर्व में कैसे प्रोसीड करना है तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब वेवी कर्व में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, वेवी कर्व बनाना हम लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंट यही था कि किसी भी क्वेश्चन में क्यूबिक जैसा टर्म हमको दिखेगा तो हम उसको कैसे फैक्टराइज कर लेंगे। एक बार फैक्टराइज हो गया तो वेवी कर्व में क्या करना है वो हमको पता है, तो उसमें हमको बहुत डिटेल में अब फिर से दोबारा अगेन जाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन केवल हम बहुत देखते हैं कि क्यूबिक अगर दिया है तो अगेन उसको कैसे फैक्टराइज कर रहे हैं, एंड देन हम लोग इस टॉपिक को फिर फिनिश करते हैं, है ना। जैसे 2x³ इसको फैक्टराइज करना तरीका बता दिया। -4 से +4 के बीच का हिट एंड ट्रायल से कोई एक रूट देखिए, एक रूट मिल गया तो एक फैक्टर आ गया, फिर उस फैक्टर को देखते हुए बाय ऑब्जर्वेशन हमने बाकी का फैक्टर कैसे लिखा है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पॉज करिए, ये क्वेश्चन नोट करिए एंड इसको ट्राई करिए, इसको एक बार खुद से फैक्टराइज करने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, वीडियो यहीं पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए इसको। चलिए ओके, तो सबसे पहले अगेन पुट करके देखते हैं, क्या 0 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। क्या 1 सेटिस्फाई कर रहा है? 2 -3 -1 -11 नहीं आएगा, नहीं। -12 + 6 नहीं, -1 भी हो जाएगा, -2 -3 -5 एंड देन +11 +6 नहीं। +2 पुट करके देखते हैं, 8 16 4 3 12 -22 +6 नहीं, अगेन 0 नहीं आ रहा। -2 पुट करके देखते हैं, तो -16 -12 -2 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब देख सकते हैं 0 हो गया, -28 +28। तो अगर x = -2 पर ये अगर 0 हो रहा है, अगर x = अल्फा पे 0 होता है तो x माइनस अल्फा, x = अल्फा पे 0 हो रहा है तो x माइनस अल्फा, यानी कि ओवरऑल हो जाएगा x + 2 इसका फैक्टर होगा, तो यानी कि हमको इसका एक फैक्टर मिल गया x + 2, x माइनस अल्फा, x माइनस ऑफ -2, गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। अब बाकी का फैक्टर हिट एंड ट्रायल से, तो एक x² का टर्म चाहिए, इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट चाहिए एंड हमको एक कांस्टेंट टर्म चाहिए। वैसे देखते हैं x कितने टाइम्स x² से मल्टीप्लाई हो कि 2x³ बनाए,
तो इसकी x जो है वो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के 2x क्यूब बनाएंगे। अब 2x क्यूब हो गया, x क्यूब वाला टर्म हो गया। अगला हमको x स्क्वायर वाला टर्म देखना है। 4x स्क्वायर आ गया, 2 into 2 4x स्क्वायर है ना। तो इधर बन रहा है अभी प्लस 4x स्क्वायर बन रहा है और चाहिए कितना -3 से। तो +4 से -3 तक जाने के लिए आपको क्या करना होगा, -7 करना होगा। +4 से अगर हमको -3 पर जाना है तो हमको इसमें क्या करना होगा, -7 करना होगा, यानी कि अगले टर्म का कोएफिशिएंट हम लेंगे -7। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म, फिर हमने बोला था कि आपको x वाला टर्म देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। कांस्टेंट टर्म 2 किससे मल्टीप्लाई हो तो +6 बना, ये +2 है ना, +2 किससे मल्टीप्लाई हो तो +6 बना देगा, +3 से। तो कांस्टेंट टर्म लेना होगा हमको +3, ये हमारा फैक्टराइजेशन। अब वो जो क्वाड्रेटिक बना है उसको फर्दर फैक्टराइज करना है, उसके लिए हम लोग तरीका जानते ही हैं, है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और अल्फा बीटा मिलेगा कैसे, इसको कर लेते हैं 0 से इक्वेट और इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। रूट्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस ऑफ b माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो कितना हो गया 49 माइनस 24 दैट विल बी 25। तो 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। तो 7 प्लस माइनस 5 बाई 4, तो 7 प्लस 5 करेंगे तो ये एक हो जाएगा 12 बाई 4 एंड 7 माइनस 5 करेंगे तो 2/4। तो एक वैल्यू आ जाएगी 3, एक रूट हो गया 3 और एक रूट हो गया 1/2। एक रूट हो गया 3 और एक रूट 1/2। एक रूट है 1/2 x माइनस अल्फा और एक रूट है 3। तो इसको भी हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, कहने का मतलब इस क्यूबिक को हम ओवर लिख सकते हैं x + 2 एंड इसको जब फैक्टराइज कर रहे हैं तो आ रहा है 2 टाइम्स x माइनस 1/2 और एक फैक्टर आ गया x माइनस 3। तो हमने ओवरऑल इस क्यूबिक को फैक्टराइज कर लिया। मेरे ख्याल से प्रोसीजर एकदम क्लियर होना चाहिए। इट एंड ट्रायल से एक रूट से एक फैक्टर, उस फैक्टर को ऑब्जर्व करते हुए आप रिमेनिंग फैक्टर लिख सकते हैं। रिमेनिंग फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक को फर्दर कैसे फैक्टराइज करते हैं उनको पता है। तो अब हम इसमें वेवी कर्व में ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं जिसमें क्यूबिक इन्वॉल्व है, क्योंकि बेसिक प्रोसीजर तो वेवी कर्व का वैसे ही है, उसमें कोई बेसिक प्रोसीजर में चेंज नहीं है। वेवी कर्व जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, केवल फैक्टराइज करना ही आना चाहिए। केवल लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया तो आगे क्या करना है हमको पता है, मेरे ख्याल से हम वो कर सकते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं जिसमें क्यूबिक इन्वॉल्व होगा। फैक्टराइजेशन ही इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइज कैसे करना है वो हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का वेवी कर्व वाला पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है।